Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of Specific Relief Act. In the last previous class of Specific Relief Act, we have already discussed about the general rule of part performance. As you know very well that section 12 of Specific Relief Act dealt with specific performance of part of the contract. जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वैसे नॉर्मली जो है पार्ट परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा, ना ही वो डायरेक्ट करेगा, क्योंकि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है तो उसे पूरा ही परफॉर्म करने की बात की जाती है। अगर हम बार बार अगर पार्ट परफॉर्मेंस करवाने लग जाएं तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा कोई परफॉर्म करेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से कुछ एक रूल्स है वो मैंने आपको बताए थे जनरल रूल्स के रिगार्डिंग। एक बार हम कल वाला लेक्चर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब कल वाला रिवाइज करेंगे तो फिर क्या है, कंटिन्यूटी बन जाएगी कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, उससे हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हमारी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो एक्सेप्शन को डील करेगा। एक्सेप्शन किसके रिगार्डिंग? एक्सेप्शन जो 12 क्लोज फर्स्ट जो है वो एक जनरल रूल की बात करता है और 12 क्लोज सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो एक्सेप्शन की बात करता है। तो आज का हम आगे डिस्कशन देखते हैं, पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेयर लैंग्वेज करवाई थी, वो मैंने अच्छे से डिस्कस आपको करवा दी थी। उसके बाद हमने एक जनरल रूल को डिस्कस किया था कि एक केस था मर्चेंट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस बैनर। ये लॉर्ड रोमिले ने ऑब्जर्व किया था। इसमें लॉर्ड रोमिले जो थे वो फादर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। लॉर्ड रोमिले ऑब्जर्व दैट द जनरल रूल ऑफ इक्विटी इज दैट, जो जनरल रूल है इक्विटी का वो पूरी तरह से बेस्ड होता है कि कोर्ट जो है किसी को कंपेल नहीं करेगी जब तक कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में ना है, तब तक कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट ना होगा, तब तक कोर्ट जो है पार्ट परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं करेगी। कोर्ट ने फर्दर ये भी ऑब्जर्व किया कि दिस कोर्ट कैन नॉट स्पेसिफिकली परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये कोर्ट जो है किसी को पूरा परफॉर्म करने के स्थान पर पार्ट परफॉर्मेंस का ऑर्डर कर ही नहीं सकती। अगर हम इसको आगे देखें तो आगे हमने एक सेकंड केस किया था, रदरफोर्ड वर्सेस एक्टन एडम्स का केस था। इस केस में कोर्ट ने ये बात कही कि जब वेंडर और परचेजर की बात आती है, अब दोनों पार्टियां जब अपना अपना सूट फाइल करती हैं तो उसमें कंपनसेशन के रिगार्डिंग जो एक प्रिंसिपल्स निकल के आया था कि स्मॉल और इमटेरियल डेफिशिएंसी के बेस पर आप जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाओगे, उसकी जगह आप जो कंपनसेशन भी ले सकते हो। तो ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सेप्शन सेक्शन 12 क्लोज 2, क्लोज 3 और क्लोज 4 में। इसको मैं इंटरप्रेटेटिव के हिसाब से बताऊंगी, इसकी मैं साथ साथ व्याख्या करके आपको समझा रही हूँ। बेयर लैंग्वेज हमने कल के लेक्चर में कर लिया था, आज हम इसकी व्याख्या को अच्छे से समझेंगे। द पार्ट परफॉर्म, सबसे पहली बात आती है कि अनपरफॉर्म स्मॉल पार्ट की जो परफॉर्मेंस हो रही है उसमें मान लो 90% तो परफॉर्म हो गया, बट स्मॉल पार्ट जो है अनपरफॉर्म रह गया, दैट इज 10%। कुछ भी ऐसा स्मॉल पार्ट है जिसकी जगह कंपनसेशन के लिए जो है डिमांड कर ली गई है, तो उस मामले में उसको एनफोर्समेंट करवाया जा सकता है। द पार्ट अनपरफॉर्म शुड बेयर ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन। जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो एक छोटा सा पोर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 30% तो सिर्फ परफॉर्म करवाया गया और 70% को आप अनपरफॉर्म मान रहे हो और कहते हो कि पार्टली परफॉर्म करवा दे। ऐसे मामले में सबसे ज्यादा लॉस की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसमें कोर्ट किसी भी हालत में ऑर्डर नहीं करेगी। अब बात आती है कि द पार्ट अनपरफॉर्म मस्ट एडमिट। जो दूसरा पार्ट बच जाता है उसमें क्या है, सबसे पहली चीज तो कि एडमिट करेगा कि उसमें जो है उसको कंपनसेशन मिल जाए, नो इश्यू। तो कंपनसेशन का कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर उसने कंपनसेशन एडमिट कर लिया, पहला तो क्या कंडीशन है, स्मॉल पोर्शन होना चाहिए। फिर कंपनसेशन की उसने जो भी है जिसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस की बात आ रही है वो जो है सॉरी कंपनसेशन के लिए एडमिट कर चुका है। थर्ड है कि आइदर ऑफ द पार्टीज कैन क्लेम दिस पार्ट। कोई भी पार्टी दोनों में से क्लेम कर रही है कि उसे पार्ट परफॉर्मेंस मिल जाए, उस मामले में आप जो है पार्ट परफॉर्मेंस के ऑर्डर दे सकते हो। कोर्ट जो है उस मामले में ऑर्डर दे सकती है। तो ये तीन जो कंडीशन है, इन कंडीशन को फुलफिल करके ही कोर्ट जो है पार्ट परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्ट करेगी। अकॉर्डिंग टू पुलक एंड मुल्ला, पुलक और मुल्ला के हिसाब से जो वर्ड है पार्ट लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड डू नॉट लिव एंड डाउटलेस, इसमें किसी प्रकार से इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। वेयर इंटेंडेड नॉट टू लिव सो मच, जो इंटेंशन है वो भी इसमें से नहीं हटनी चाहिए। कि स्टार्टिंग में मान लो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, इसमें कुछ एक टर्म्स और कंडीशन थी। उस टर्म्स और कंडीशन की इंटेंशन जो थी, जो भी उसके पीछे इंटेंशन था,
उस इंटेंशन को लेके चलना पड़ेगा। फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। कोर्ट जो है इंग्लिश अथॉरिटी की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, जो पुलोक और मुल्ला जो इंग्लिश अथॉरिटीज की बात करते हैं, तो उस मामले में डिस्क्रिप्शन जो है कोर्ट की रखी गई थी। लेकिन रिसेंट में 2018 में जो अपने इंडिया के स्पेसिफिक रिलेट एक्ट में जो अमेंडमेंट हो गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन का जो प्रोविजन था वो तो रिमूव ही हो चुका है। अब तो शैल वर्ड यूज कर दिया गया कि कोर्ट बाउंड है उस रूल को फॉलो करने के लिए। लेकिन सेक्शन 12 में किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं आया है, तो सेक्शन 12 जो पहले चल रहा था 1963 में के एक्ट में स्टार्टिंग में, वही एज इट इज अभी चल रहा है। एक हल्का सा अमेंडमेंट हुआ था 1964 समथिंग में, उस अमेंडमेंट की अब कोई वैल्यू भी नहीं है। फिर बात आती है कि द प्रिंसिपल है ऑन विच सेक्शन 12 क्लोज टू इज बेस्ड। जिस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल कहता है इक्विटी लुक्स टू द सब्सटेंस रेदर देन टू द मेयर लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इक्विटी क्या कहते हैं? इक्विटी का मतलब होता है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशनरी पावर जो है कोर्ट की, वो सारे के सारे सब्सटेंस को देखेगी, सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको देखेगी। ऐसा नहीं कि जो आपने एक लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट आपने जो लिखा पढ़ी कर ली, सिर्फ उसी पे नहीं चलेगी। कोर्ट को अगर लगता है कि किसी प्रकार का यहाँ पर एक्स्ट्रा जो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करना है, तो कोर्ट अपनी पावर का यूज करके वहां जो है उस पार्ट परफॉर्मेंस को करवा सकती है। वेदर ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, क्या उसे अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज पे, कि हर एक मामले में अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती है, सर्कमस्टेंसेज होती है, उन सभी के बेस पर ही कोर्ट जो है ऑर्डर कर पाएगी। द वर्ड अनेबल टू परफॉर्म, जो वर्ड है अनेबल टू परफॉर्म इज इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब है अयोग्यता है, कि जो व्यक्ति परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, दूसरी जो पार्टी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कोई भी रीजन हो सकता है। टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट में भी कौन से रीजन हो सकते हैं, ये कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर है कि फर्स्ट चीज इसमें कह रखा है कि फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे वेरिएंस इन क्वालिटी, कि जो बात की गई, मान लो कुछ ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें क्वालिटी की डिमांड थी लेकिन उस क्वालिटी चेंज हो गई है, तो उस जब सब्जेक्ट मैटर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर आप कैसे उसको परफॉर्म करवाओगे। डिफेक्ट इन टाइटल, बाद में पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी के लेन देन की बात हो रही है, बाद में पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक तो कोई और है, उस मामले में आप परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। लैप्स ऑफ टाइम, अब मान लो आज के तारीख में कोई परफॉर्मेंस होनी थी, वो टाइम ही निकल चुका है, तो उस मामले में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है पार्टली करवा सकते हो, पूरे के नहीं करवा सकते। डेफिशिएंसी इन क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है जो मात्रा थी, क्वालिटी तो होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्या किस प्रकार का प्रोडक्ट है। क्वांटिटी मान लो 50 किलो की बात आ रही है और 25 किलो का आप डिमांड कर रहे हो, तो डेफिशिएंसी होगी, कोई मार्केट में पीछे से कमी आ रही है। जैसे लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन में क्या हुआ कि पीछे से माल की सप्लाई कम हो गई थी, तो उस मामले में आप कॉन्ट्रैक्ट जो है सब्जेक्ट मैटर की जो क्वांटिटी कम हो गई उस मामले में नहीं करवा सकते। सम अदर लीगल प्रोहिबिशंस, कुछ दूसरी भी ऐसी प्रोहिबिशंस हो सकती है, ऐसी रुकावटें हो सकती है जिसके कारण आप परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते हो, तो उस मामले में पार्ट परफॉर्मेंस जो है वो हो सकता है। सॉरी, द फ्रेज है एडमिट द कंपनसेशन। एडमिट द कंपनसेशन का मतलब क्या है कि जो भी पार्टी है अगर उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि वो कंपनसेशन लेने को तैयार है, उसे और दूसरी पार्टी कहती है वो कंपनसेशन देने को तैयार है, उस मामले में देयर आर सर्टन फैक्ट्स, कई ऐसे तथ्य होंगे, कई ऐसे फैक्ट्स होंगे जो फेयर और रिजनेबल अमाउंट के बारे में बात करेंगी। एज द मनी वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, अगर मान लो कंपनसेशन की डिमांड हो रही है, बात हो रही है, मान लो एक पार्टी कह रही है कि वो 50,000 कंपनसेशन देगा, दूसरी डिमांड कर रही है लाख रुपए कर रही है, तो अगर किसी प्रकार का उस वैल्यू में डिफरेंस होता है, व्हाट कैन बी परफॉर्म, की क्या परफॉर्म किया जाना चाहिए और क्या जो सब्जेक्ट मैटर उसमें एक्सप्रेस हो रहा है, किस सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में। एंड परचेजर विल ऑन कंप्लीशन, परचेजर जो है वो कंप्लीट कर रहा है अपने उस मैटर को जिसके लिए उसने बार्गेन किया था, मोल भाव किया था, तो उस मामले में सारी कंडीशन को देखी जाएगी और कंपनसेशन डिमांड हो जाएगी। कोर्ट भी उस मामले में कंपनसेशन, जो वाजिब कंपनसेशन होगा उसका ऑर्डर करेगा। ये जो स्पेलिंग है कंप्लीशन का थोड़ा चेंज कर लेना, ये ई जो है यहाँ से निकालना पड़ेगा। इन द अबव केस, इस प्रकार का कोई मामला हो जाता है जब वैल्यू डिफरेंस होता है, जब जहाँ मेन रुपयों के जो भेद आ रहा है, विल बी अबेटेड, उसको हटाया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है, जहां पर कोई मोल भाव की बात होती है तो उसको भी कोर्ट जो है कंसीडर करेगी। इट हैज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सुरजीत कौर वर्सेस नौराता सिंह का एक इंपॉर्टेंट केस है 2000 का। इसमें ये बात कही थी कि ये पार्टी कैन इलेक्ट का मतलब चुनाव कर सकती है, कि वो पार्ट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट भी करेगी
या किसी भी स्टेज पर वो सारा का सारा वो चुनाव कर सकती है। उसके बाद मेयरली फाइलिंग सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ आपने फाइल कर दिया है कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने सूट फाइल कर दिया है एंड नॉट अवरिंग दैट द पार्टी वाज विलिंग, और आपने इस बात की कोई जांच ही नहीं की कि जो पार्टी है वो पार्ट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट से डज नॉट प्रिक्लूड, तो इस प्रकार से आप पार्टी को वहां से निकाल नहीं सकते सीकिंग परफॉर्मेंस, जो इस परफॉर्मेंस को करवाना चाह रही थी या वो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रही थी। कहने का मतलब है कि दोनों पार्टीज का इक्वल रोल है। अगर एक पार्टी कहती है कि उसे पार्ट परफॉर्मेंस करवाना, दूसरी कहती है मैं तो तैयार ही नहीं हूँ पार्ट परफॉर्मेंस के लिए, तो दोनों पार्टीज की वहां पर आप कह सकते हो कि दोनों पार्टीज को कंसीडर किया जाएगा। हालांकि इफ अ पार्टी वंस कैटेगरिकली इलेक्ट्स, अगर एक बार पार्टी जो है कैटेगरी वाइज अगर वो ये कबूल कर लेती है कि कोई बात नहीं उसमें पार्ट परफॉर्मेंस हो जाए, इट कैन नॉट लेटर रिजाइल टू गेट आउट, तो बाद में वो इससे दूर नहीं जा सकते, हट नहीं सकते। एक बार अगर पार्टी ने कह लिया कि वो पार्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार है और बाद में कोर्ट में ऑर्डर हो जाता है और फिर वो ये कहती है नहीं नहीं मुझे पार्ट परफॉर्मेंस नहीं लेना था, मुझे तो इसमें काफी जो मैटर था उसको सॉर्ट आउट करना था, मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी थी होल कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसमें कोर्ट फिर अलाउ नहीं करेगी। अब बात आती है अनपरफॉर्म्ड लार्ज पार्ट, वो तो स्मॉल पार्ट की थी, अब अगर लार्ज पार्ट को अनपरफॉर्म है तो उस मैटर में क्या होगा। वेयर कंसिडरेबल पोर्शन, जो पोर्शन जो कंसिडर किया गया था कोर्ट के द्वारा या दोनों पार्टियों के द्वारा हैड बीन लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड, वो अनपरफॉर्म छूट गया है, परफॉर्म नहीं हुआ। नोट फॉर द होल ऑफ स्टिपुलेटेड, जितना डिमांड किया गया था जिसमें कोई शर्त रखी गई थी उस तरीके के कंसिडरेशन की बात नहीं है, बट ओनली फॉर दैट पोर्शन, सिर्फ उस पोर्शन की बात हो रही है। ऑफ इट विच रिमेन्स आफ्टर द पोर्शन इज डेड, जब जो है आप मान लो एक कोई 100% का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, 100 वस्तुओं का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 35% जो है उसमें से परफॉर्मेंस हो चुकी है, बट अभी भी 65 रहता है, तो उस मामले में वो जो पोर्शन परफॉर्म्ड हो गया उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसकी क्या क्या एसेंशियल है, लास्ट की तो हमने देखी थी क्या क्या एसेंशियल्स थी। लास्ट में जो एसेंशियल थी कि पहले तो स्मॉल प्रपोर्शन होना चाहिए, फिर कंपनसेशन एडमिट होना चाहिए, फिर पार्टी भी क्लेम भी करनी चाहिए, ये उसमें था। लेकिन इसके अंदर अब टोटली चेंज हो जाएगा। इसमें क्या चेंज हो जाएगा, इसमें है अनपरफॉर्म्ड पार्ट, जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो कंसिडरेबल होना चाहिए, उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं होना चाहिए, और उसमें एडमिट नहीं हुआ है कंपनसेशन का, कि कंपनसेशन की बात नहीं हुई है। नॉट आइदर ऑफ द पार्टीज, कोई भी पार्टी की बात नहीं है, बट पार्टी हु इज नॉट इन डिफॉल्ट, जिसकी कोई गलती नहीं है, जो डिफॉल्ट में नहीं है, गलती में नहीं है, वो मे सू कर सकता है पार्ट परफॉर्मेंस, प्रोवाइडेड है, प्रोवाइजो है कि वो कब कर सकता है, जब प्लेंटिव रिलिंक्विश कर दे, खुद ही अपना क्लेम नहीं कर रहा है प्लेंटिव, और जो भी राइट्स है कंपनसेशन के डिफॉल्ट के वो मानने को तैयार हो गया, तो उस मामले में अनपरफॉर्म्ड लार्ज पार्ट को भी आप परफॉर्म करवा सकते हो। इसमें एक लैंडमार्क केस है HPA इंटरनेशनल वर्सेस भगवान दास फतेहचंद का केस। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने इससे ये बात कही कि सेक्शन 12 क्लोज 3 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कैन बी इन्वोक्ड, वो तब आ सकता है ओनली वेयर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ऐसी बनाई गई हैं, टर्म्स और कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें परमिट कर रहा है सेग्रीगेशन का, कि पार्ट परफॉर्मेंस, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात रखी गई कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करोगे, बट उसमें कंडीशन भी है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कॉन्टिंजेंसीज आ जाती है, ऐसे हालात हो गए कि अनअवॉइडेबल है, उनसे आप छूट ही नहीं सकते, उस मामले में आप अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पार्टली परफॉर्म कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट का कोई हिस्सा परफॉर्म कर सकते हो। तो इस मामले में आपको अगर कंडीशंस और टर्म्स उसमें मेंशन है तब आप उसमें कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास कोई भी पावर नहीं होगी और ना ही कोर्ट डायरेक्ट करेगा। फर्दर द परफॉर्मेंस एंड ऑल राइट्स, जो परफॉर्मेंस है और जो सारे राइट्स है कंपनसेशन के, या तो वो किस वजह से हुए डेफिशिएंसी, या तो कमी आ गई है चीज की, या कोई लॉस हो चुका है, या कोई डैमेज हो चुका है, उस वजह से हुआ है, ही कैन स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो फिर वह व्यक्ति जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले पॉइंट है एडमिट, कंपनसेशन को एडमिट कर लिया है और रेस्ट कंसिडरेशन को पेड कर दिया गया है और फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करी गई है, या परचेजर जो है उसने खुद ने अपना जो क्लेम है उसको रेलिंक्विश कर दिया फर्दर परफॉर्मेंस के लिए, उस मामले में भी आप पार्ट परफॉर्मेंस करवा सकते हो। जो अनपरफॉर्म्ड
ज़्यादा हिस्सा जो रह गया, लार्जर पार्ट जो रह गया, उसकी बात हो रही है। अगर कोई दूसरी सिचुएशन आ जाती है जहां पर पार्टी परफॉर्मेंस करवाना चाहती है पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट की, और उसने बाकी जो अपने क्लेम से रेलिंक्विश कर दिए, रेलिंक्विश का मतलब छोड़ दिए हैं, ऑफ रिमेनिंग पार्ट जो भी अलग हिस्से थे, एंड ऑल राइट्स टू कंपनसेशन, और जितने भी कंपनसेशन के अधिकार है उनको छोड़ दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, चाहे वो डेफिशिएंसी से हो, कोई लॉस हुआ हो या कोई डैमेज हुआ है, किसी भी कारण से अगर वो अपना पार्ट छोड़ रहा है तो उस मामले में परफॉर्मेंस हो सकती है। द पार्टी एडमिट्स कंपनसेशन इन मनी, जो पार्टी है कंपनसेशन को एडमिट कर रही है, कंपनसेशन को कबूल कर रही है मनी की पेमेंट में, और कंसिडरेशन है कि जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है बिना किसी अबेटमेंट के, बिना किसी फर्क के है, तो इफ इट इज डन, अगर ऐसा कुछ होता है, देन इन केस ऑफ वेवर, अगर वो अपना खुद का राइट रेलिंक्विश कर देता है तो वो फर्दर जो है उसमें क्लेम नहीं कर सकता। अगर हम अब बात करते हैं पार्ट परफॉर्मेंस के अदर एस्पेक्ट्स की, तो उस मामले में पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड जो इसकी एक्सेप्शन है, जो 12 का क्लोज फोर्थ है, इसमें ये बात कही गई है कि मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ एक सेपरेट पार्ट्स हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा जो है अलग किया जा सकता है, या वो उसका इंडिपेंडेंट ही उसका हिस्सा उसके साथ जुड़ रहा है। उस मामले में क्या होगा? वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉमिनली वन, वैसे तो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट है नॉमिनल लेवल पे देखें तो 1 है, नॉर्मल लेवल पर देखें तो 1 है, अकेला एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर एक्चुअल में देखे जाए तो अलग अलग पार्ट्स हैं। मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, एक कोई प्रॉपर्टी है, 1 किले की प्रॉपर्टी, 1 एकड़ की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर मान लो 5 घर बने हुए हैं, 5 घर हैं, 5 ही मालिक हैं, लेकिन वो वैसे प्रॉपर्टी इक्वल है। पांचों प्रॉपर्टीज का उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया कि ये जो पांचों के पांचों घर है हम सेल कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि वो 4 घर तो जो है वो अपना पोजीशन देने को तैयार है, ऑनरशिप देने को तैयार है, बट एक ओनर ऐसा है जो कहता है कि मैं ये मकान अब नहीं दूंगा, मेरी कुछ रीजंस है, कोई ऐसे रीजंस हैं, जेन्युइन रीजन कह सकते हो, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज आ गई, उस मामले में वो नहीं देना चाहता। इस मामले में क्या है, क्या अब उस पार्ट परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है? देखिए अलग अलग पोर्शंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 का पोजीशन मिल गया है, तो इस मामले में क्या है, वो एक्चुअली डिविजिबल है, डिविजिबल है मतलब बंटवारा हो चुका है उसका पहले से ही, उसको अलग अलग हिस्से में बांटा जा सकता है, अलग अलग हिस्से में सेल किया जा सकता है, तो उस मामले में कोर्ट अलाउ कर सकती है। बट इन अदर एग्जाम्पल, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, एक ऐसा मकान बना हुआ है कि अगर उस मकान को पूरा का पूरा अगर इकट्ठा सेल नहीं किया जाता, अगर इकट्ठा नहीं बेचा जाता, तो उस मकान की वैल्यू नील रह जाती है। तो उस मामले में उस प्रॉपर्टी का आप डिविजिबल नहीं कह सकते, उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं कर सकते, उस मामले में जो है कोर्ट अलाउ कर ही नहीं सकती। फिर बात आती है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड सर्कमस्टेंस। फिर बात कह रहा है कि फिर ये भी देखा जाएगा कि नेचर क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट का, क्या हालात है वो भी देखा जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 12 क्लोज 4 इज दैट, बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट, जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स, उसमें कई पार्ट्स में वो गुथा हुआ है, जुड़ा हुआ है, विच आर सेपरेट फ्रॉम, जो अलग है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एंड सम ऑफ विच कैन नॉट, और उनमें से कुछ ऐसा है जिसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सच पार्ट और पार्ट्स, कुछ ऐसे पार्ट हो सकते हैं या कई हिस्से हो सकते हैं, एक अकेला पार्ट भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। As can and ought to be performed may alone be specifically enforced, तो उसको specifically enforced करवाया जा सकता है। इन बी संतोषमा वर्सेस डी सरला, ये केस जो है 2009 की सिविल अपील फाइल हुई है। ये केस का जो जजमेंट है वो 18 सितंबर 2020 को आया था। इन द अपील, इसमें अपील फाइल की गई थी वेंडर के द्वारा, विक्रेता के द्वारा। द अपेक्स कोर्ट बेंच ने इसमें ये बात कही कि जो सेक्शन 12 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कार्व्स आउट एक्सेप्शन, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वेयर द कोर्ट माइट डायरेक्ट, जिसमें कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती है। इसमें कोर्ट ने क्या कहा वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये 2020 का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप एग्जाम में कहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग क्लोज 4 को लिखते हो और अगर आप इस जजमेंट को मेंशन कर देते हो तो आपके मार्क्स जो है अगर 5 मिलेंगे तो आपके 7 नंबर की वहां पर आपको गेन होगा। इसमें क्या कहा गया था कि वेयर ए पार्टी, जहां पर कोई एक पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट,
अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में द कोर्ट उस मामले में अगर सर्कमस्टेंसेस कहते हैं सेक्शन 12 के, डायरेक्ट कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में एज कैन बी परफॉर्म्ड, कि कितना परफॉर्म किया जा सकता है, और विशेष तौर पर पार्टिकुलरली वेयर द वैल्यू ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहां वैल्यू जो है पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड, अगर वो वैल्यू छोटे हिस्से में रह गई है जिसको परफॉर्म नहीं किया गया है द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसको कंपनसेशन में एडमिट कर लेता है, तो उस मामले में परफॉर्मेंस हो जाती है। वही केस है जो हम लास्ट में पढ़ चुके हैं। कोर्ट ने फिर ये बात भी कही कि सेक्शन 12 डायरेक्ट करता है पार्टी को कि जो डिफॉल्ट पार्टी है जिसकी गलती है वही स्पेसिफिकली परफॉर्म करेगी सो मच ऑफ इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जितना पार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करना चाहे, एज ही कैन परफॉर्म, जितना परफॉर्म कर सके, प्रोवाइडेड द अदर पार्टी पेज और हैज पेड द कंसिडरेशन, जो दूसरी पार्टी है वो पे करेगी या उसने चुका दिया है कंसिडरेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को चुका दिया है, रिड्यूस बाय द कंसिडरेशन, और उसके बाद उसकी जो कंसिडरेशन है, जो अमाउंट है, जो रुपया लेन देन है उस पार्ट के लिए अनपरफॉर्म्ड रह चुका है, तो उस मामले में भी कोर्ट ने कहा कि पार्ट परफॉर्मेंस हो सकती है। फिर बात आती है कि सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट, कोर्ट ने ये बात कही सेक्शन 12 जो एक्ट का कंस्ट्रूड, उसको माना जाएगा, इंटरप्रेटेड, उसकी व्याख्या होनी चाहिए परपोजिव, की सेक्शन 12 किसी उद्देश्य से लाया गया है और उसकी व्याख्या भी मीनिंगफुल तरीके से होनी चाहिए, उसकी व्याख्या का कोई मतलब निकलना चाहिए। मैनर टू एम्पावर द कोर्ट, तो कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो डायरेक्ट करे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिफॉल्ट पार्टी के द्वारा ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी, जो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट उसमें परफॉर्म हुआ होना चाहिए। टू होल्ड, अदरवाइज अगर इसको अलग से देखें, वुड परमिट ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टी को परमिट करेगा फॉर सेल ऑफ लैंड, की वो लैंड की जो सेल है उसको करे, टू डेलिबरेटली फ्रस्ट्रेट, या वो जानबूझकर अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहता, खत्म करना चाहता है, तो उस मामले में भी थर्ड पार्टी का अगर इंटरेस्ट है तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां पर होगा। सेक्शन 12 हैज टू बी कंस्ट्रूड इन लिबरल, सेक्शन 12 जो है लिबरल, खुले तौर पर, आजादी के ख्यालों के साथ, परपोजिव उद्देश्य के तौर पर फेयर होना चाहिए और जस्टिस देने वाला होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्टी, एक जो कॉन्ट्रैक्टी है, जो कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसने, वो फ्रस्ट्रेट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता है जानबूझकर, तो यहाँ उसका फॉल्ट है, उसको परमिट नहीं किया जा सकता कि उसकी अपनी लाइबिलिटी से वो आजाद हो सके। तो इस तरीके से इस जो पूरे के पूरे जो जजमेंट है उसमें ये निकल के आता है कि जब भी कोई परफॉर्मेंस की बात होती है, पार्ट परफॉर्मेंस की बात होती है, तो उसमें वो सारी चीजें देखी जाएगी कि कितना पार्ट परफॉर्म हुआ है, कितना पार्ट परफॉर्म हो सकता था, कितने पार्ट को परफॉर्म करने की लाइबिलिटी है, या वो व्यक्ति जो परफॉर्मेंस नहीं करवा रहा है क्या वो जानबूझ के परफॉर्म नहीं करवाना चाह रहा है, क्या कुछ फैक्ट्स रहे हैं, क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, उन सबको देखा जाना चाहिए। और अगर मान लो कंपनसेशन में जो अमाउंट है वो एडमिट कर ली जाती है, तो उस मामले में भी कोर्ट ये कंसीडर करेगी कि जो कंसिडरेबल अमाउंट है, जो रुपए का लेन देन की जो अमाउंट है, वो सफिशिएंटली दोनों पार्टियों को प्रभावित नहीं कर रही है, तो उस मामले में कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है। ये जो 2020 का जो लैंडमार्क केस है, इस केस के अंदर यही बात कही गई है कि जो सेक्शन 12 है उसको आप लिबरल इंटरप्रिटेशन इसकी कीजिए, आप ये कहिए कि आजादी के ख्यालों के साथ इसकी व्याख्या कीजिए, ऐसा नहीं कि संकुचित विचारों के साथ इसको व्याख्या करें। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर 2 है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हो और आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हो और आपको लगता है कि आपको फर्दर भी ऐसे लेक्चर मिलने चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। सेकंड चीज, अब आगे जो है नेक्स्ट ईयर काफी वैकेंसीज आउट होंगी जुडिशरी की, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना भी सिलेबस आपने कवर कर लिया है, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल के संदर्भ से किया है या कहीं और से कोचिंग लेके किया है या आप सेल्फ स्टडी के साथ कवर कर रहे हो, तो मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप उसको रिवाइज भी करते रहिए, बिकॉज रिविजन इज द की टू सक्सेस। अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो फर्दर फ्यूचर में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोरोना के इस काल में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव ए नाइस डे।